हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। ना डेवलपमेंट क्या है और कैसे अचीव किया जाता है, इस पे हमेशा सवाल निशान उठते आए हैं। जहाँ पहले बोलते थे कि मार्केट इज डेमी गॉड, इट इज़ गोइंग टू प्ले द बिगेस्ट रोल इन डेवलपमेंट, वहीं पे फिर हमने बोला नहीं, स्टेट इज़ गोइंग टू प्ले द ग्रेटर रोल इन डेवलपमेंट। अब इस पे हमेशा सवाल निशान उठते रहे और इसी में हम मूव कर गए वॉशिंगटन कंसेंसस से कहीं ना कहीं कॉर्नवॉल कंसेंसस, जो कि नया आया है। तो ये क्या है और ये क्या प्रपोज करता है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। शुरुआत करेंगे वॉशिंगटन कंसेंसस से, फिर देखेंगे इसके साथ क्या इशूज थे, फिर हम देखेंगे कॉर्नवॉल कंसेंसस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे अचीव किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। Cornwall Consensus, which was in news recently, is famous for which of the following? Coming together of industry to reduce the space debris, government industry coming together to reduce the corporate tax, consensus built on UN General Assembly to reduce the carbon emission, consensus built at GS platform to promote alternate greener model of economy with the greater state involvement। तो चलिए आगे, पहले मुझे एक बार सोचिए इसका क्या जवाब हो सकता है। वीडियो के एंड में आपको उसका जवाब पता होगा। तो शुरुआत करते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस से। अगर वॉशिंगटन कंसेंसस जानना हो तो बस एक कहानी देखनी है। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और हमारी इकोनॉमी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। एक थी आपकी डेवलप कंट्रीज़ और दूसरी थी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़। और सवाल ये बना था हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ उसके बाद ग्रो करने लगी वेरियस मैकेनिज्म से, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी वगैरह देखे जाने लगी। देन क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि ये क्राइसिस का रीज़न क्या है ना। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रोथ हो रही थी तो उन्होंने बिल्कुल आगे जाके अपनी चेस्ट आगे करके बोला कि अब रीज़न इज द मॉडल वी हैव फॉलोड इज़ अ बेटर मॉडल। हमने जो मॉडल फॉलो किया है वो चाहे शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्यों ना हो, उन्होंने बोला हमने जो मॉडल फॉलो किया है वो अच्छा मॉडल है, आपको वो फॉलो करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज पीछे रह चुकी थी तो उन्होंने बोला ऐसा क्या किया, उन्होंने बोला देखो डिमांड और सप्लाई आर मार्केट मैकेनिज्म, हमने उन्हीं को रोल प्ले करने दिया और उसके हिसाब से जो इक्विलिब्रियम हमारी कंट्री में आया उसकी वजह से हमारी कंट्री में एफिशिएंसी आई, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आई और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट आया और ग्रोथ देखने को मिला। अगर आप डिमांड मतलब जो इकोनॉमी में जितनी डिमांड है उसके हिसाब से अगर आप सप्लाई करोगे, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, लाइक व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे सवाल ना आप डिमांड पे आप मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दो। लोगों को अगर गेहूं चाहिए तो डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर अपना प्रोड्यूस करेगा, तो कोई ना कोई सप्लायर आ ही जाएगा और सप्लायर आएगा तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, एफिशिएंसी आएगी, प्रॉफिट आएगा। तो मार्केट को रोल प्ले करने दो, स्टेट का रोल रिड्यूस कर दो, बस इतना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ ने घुट्टी पिलाई और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने पीनी शुरू कर दी। उस हिसाब से एक रिफॉर्म पैकेज आया था 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें बोला गया कि हर तरीके से इस मॉडल को फॉलो करो, चाहे नेशनल लेवल हो, डोमेस्टिक लेवल हो, लोकल लेवल हो, मार्केट को बड़ा रोल प्ले करने दो। जिसमें आता है ग्लोबलाइजेशन की सारी इकोनॉमीज़ को अपने आप इंटीग्रेट कर दो, जैसे कि सारी कंट्रीज़ एक वन मार्केट की जैसे अचीव करें, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करना बहुत आसान हो। फिर बोला लिबरलाइजेशन कम करो। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करें, आप टैरिफ लगा के बैठोगे तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, आप मार्केट को हिंडर करोगे। तो लिबरलाइजेशन लाओ, टैरिफ वगैरह कम करो, नॉन टैरिफ बैरियर कम करो, साथ में प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल प्ले करने दो, बिकॉज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई जैसी जो फोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से यूज करने का जो तरीका है प्राइवेट सेक्टर को आता है। गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, इसलिए डीरेगुलेशन करो, रेगुलेशन मत करो, उल्टा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो कि वो आसानी से अपना काम कर करें। और बोला स्टेट को इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, स्टेट को फिक्र करना नहीं है कि ज़्यादा खर्चा करना है, स्टेट तो उल्टा फिस्कल डिसिप्लिन करे, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो हमारा प्राइवेट सेक्टर उल्टा इम्पैक्ट होगा। साथ में बोला टैक्स रिफॉर्म लेकर आओ, क्यों प्राइवेट सेक्टर को परेशान कर रहे हो, उसको तो प्रमोट करना है तो टैक्स कम करना है। इसके साथ बोला प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर्टी को बचाओ और जो एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट प्रिंसिपल पे होने चाहिए, मार्केट ही डिटरमाइन करेगा, जिससे कि लो कॉस्ट फंडिंग लोगों को मिल सके और ग्रोथ हो सके। नाउ आफ्टर दिस इट वाज एक्सपेक्टेड कि ग्रोथ होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। अब हुआ भी, प्रॉस्पेरिटी आई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आया, बट उस शेप एंड साइज में नहीं आया जिसमें हमें चाहिए था। उल्टा इससे 3 फ्रंट क्राइसिस हो गई, जिससे सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी इम्पैक्ट हो गया। और इसमें सबसे पहला जो फ्रंट है वो इकोनॉमिक है, क्योंकि इससे इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। कहते हैं ना पैसा पैसे को बुलाता है, तो जिनकी पहले से प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उन्होंने और इन्वेस्ट किया, वो और रिच हो गए और पुअर रह गया।
अब एक इनइक्वल इकोनॉमी कभी भी सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं होती, ये रेजिलियंस नहीं होता इसमें। हमारी एक इन रेजिलियंट इकोनॉमी आपकी क्रिएट हुई इसके बाद, मतलब इस जिसमें शॉक्स की वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी डूबने लगी, जैसे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आप देखिए, इसके बाद एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997 या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना देखा जाए, एक चीज़ साफ दिखने लगी कि इकोनॉमी रेजिलियंट नहीं है, छोटे से झटकों से एकदम उठ जाती है। क्योंकि जब पैसा बराबरी बढ़ता है तो अगर एक इंसान डूब रहा है तो दूसरा बचा सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर एक ही इंसान है, उसके पास सारा पैसा था, या फिर आप ये देखिए अगर एक ही बैंक है जिसके पास सारा पैसा था, अगर ये बैंक डूब गया तो पूरी की पूरी इकोनॉमी डूब जाती है ना। और यहीं पे अगर बहुत सारे बैंक होते जो कि पैसे डूब रहे होते हैं, में से एक भी डूब जाता तो ये सारे बैंक इकोनॉमी को बचा लेते हैं। कुछ ऐसा ही इनइक्वालिटी सोसाइटी को नुकसान करती है। साथ में देखा गया इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये वो बात हुई, बड़ी दुकान फीके पकवान, पैसा तो बहुत था बट उस पैसे को आप खर्च कहाँ कर रहे थे, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए, क्योंकि आपकी सॉइल, आपका फूड, आपका वाटर और आपकी एयर सब पॉल्यूटेड थे। नाउ व्हाट इज दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। इसके साथ एपिडेमोलॉजिकल क्राइसिस देखने लगी, चाहे इबोला हो, आपका निपा हो या कोविड वायरस हो। वन थिंग वॉज क्लियर, दिस डेवलपमेंट इज सम वे नॉट अ रेजिलियंट डेवलपमेंट। और अब कोविड ने वो जो फॉल्ट लाइन्स थी वो क्लियरली एक्सपोज कर दी और हमें न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी। नाउ दिस इज कॉल्ड एज मार्केट फेलियर, क्योंकि मार्केट जिस सामान को एक्सेस प्रोडक्शन करवा रहा था ये सोच के कि इसकी कॉस्ट कम है, वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में नुकसान दे रहे थे सोसाइटी को। जो डेवलपिंग कंट्रीज ने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे ना, वो इतने अच्छे सपने नहीं थे। एग्जाम्पल ले लीजिए आप प्लास्टिक, अब प्लास्टिक की कॉस्ट कम है, मार्केट के हिसाब से आप चलने लगे ना तो आप बहुत प्लास्टिक जनरेट करोगे। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सस्टेनेबल थिंकिंग नहीं सोची तो 2050 तक हम कहते हैं ना, देयर विल बी मोर प्लास्टिक इन द ओशन देन मोर फिशेस। तो दिस इज व्हाट मार्केट फेलियर रिप्रेजेंट की जो डिमांड सप्लाई जो पिक्चर्स थी वो कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखा रही थी, जो कि मैंने पिगेवियन टेक्स्ट की जो वीडियो है उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज व्हाट कॉर्नवॉल कंसेंसस इज रीशेपिंग। पहली बात तो ग्लोबलाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल ग्लोबलाइजेशन में लाना है, जिसमें मार्केट को रोल तो प्ले करने देना है बट मार्केट के जो फेलियर है उनको कम करना है, राइट। तो वो कैसे होगा, वो स्टेट उसको शेप करेगी इस तरीके से कि वो उसको फिक्स कर सके। तो अब तो हम मानते हैं कि स्टेट डिटरमाइन करेगी कि मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को रोल अपना, स्टेट को अपना रोल कम कर देना चाहिए। बट अब हम स्टेट मार्केट रिलेशनशिप को भी रीडिफाइन करेंगे। उल्टा अब यहाँ पे जो हमारा जो स्टेट है वो डिटरमाइन करेगी मार्केट को, मतलब नॉट एग्जैक्टली रीडिफाइनिंग, यहाँ पे स्टेट जो होगी वो एक रोल प्ले करेगी, आपका एडवाइजरी रोल और एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी, बट एक्टिवली इंगेज भी करेगी, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो कॉर्नवॉल कंसेंसस की जो 3 प्रिंसिपल हैं वो है इक्वालिटी, रेजिलियंस और पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप, रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप। ये इसके जो जिसे हम बोलते हैं कि पब्लिक गुड क्रिएट करने हैं आपको, पब्लिक गुड, ये 3 प्रिंसिपल हैं। हमें इक्वालिटी लानी है, मतलब इंक्लूसिवनेस लेकर आनी है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, वो रेजिलियंट और सस्टेनेबल होनी चाहिए, और इसमें पब्लिक गुड ज़्यादा क्रिएट होने चाहिए जो कि सबको बेनिफिट करे, ना कि वन। और इसके लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए। तो इसलिए कॉर्नवॉल कंसेंसस कहता है कि स्टेट का रोल बढ़ा दो, क्योंकि हमें सोशल गोल अब अचीव करने हैं, प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं जाना। और दूसरा, इसके लिए हमें ग्लोबल गवर्नेंस भी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक IMF और वर्ल्ड बैंक भी सेम गाना गा रहे थे कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, बट दिस हैज़ नॉट सर्व्ड अस बेटर। और इसके बाद हम करते हैं इंटरनेशनल सॉलिडारिटी की बात, कि सभी साथ में आएंगे तभी हम इसे अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने बोला कि अब जो ग्रांट भी है ना वो ध्यान देंगे डीकार्बनाइजेशन, अनलाइक जो पहले प्रमोट करते थे लिबरलाइजेशन, पहले डीरेगुलेशन प्रमोट कर रहे थे, अब डीकार्बनाइजेशन। जैसे IMF जब लोन देता तो क्या बोलता है, टैक्स कम करो, फिजिकल डिसिप्लिन लेकर आओ, मार्केट खोल दो। अब ऐसे लोन नहीं होने चाहिए, ऐसे लोन होने जैसे क्लाइमेट चेंज को डील कर सकें। तो इसमें मार्केट फेलियर को हम फिक्स करने की कोशिश करें, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूशन से प्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। पहले हम क्या बोलते हैं, अच्छा इनफ प्रॉफिट जनरेट कर लो, उसके बाद हम सबको ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने आप। अब नहीं, अब प्रॉफिट ही ऐसे जनरेट करो कि वो सबके पास हो, वो खुद अपने आप फिर बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको कहते हैं प्री डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रॉफिट ही ऐसे जनरेट करो कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहा है। अब हम इसे अचीव कैसे करेंगे, पहले हमने बोला आप जिन मापदंडों से ग्रोथ को मेजर कर रहे हो, द पैरामीटर्स ऑन विच यू मेजरिंग ग्रोथ हैव्स टू बी चेंज्ड। दे कैन नॉट बी GDP एनीमोर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह, दे शुड बी मोर इंक्लूसिव लाइक SDG,
और लाइक आपके जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स हैं, दीज आर मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल पैरामीटर ऑन विच द ग्रोथ शुड बी मेजर्ड। साथ में सिंस द पैंडेमिक इज द न्यू रियलिटी, नाउ फोकस शुड बी ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान दो, जिसमें हेल्थ में फाइनेंसिंग करनी है। हमारी कंट्री है 1 to 2% के आसपास हेल्थ में फाइनेंस करिए। इस तरीके से हम रेजिलियंट इकोनॉमी तो कभी नहीं बना सकते, आत्मनिर्भर भारत नहीं बनने वाला। यू हैव टू प्रमोट द फाइनेंसिंग इन हेल्थ। नेक्स्ट इज पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। जैसे एमजी नरेगा की वजह से क्या होगा कि लोगों के हाथ में क्या होगा, परचेसिंग पावर जाएगी, वो हेल्थ पे फोकस कर पाएंगे। तो इस तरीके की पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी मैकेनिज्म पे काम करना है। साथ में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को अब नए मैकेनिज्म से लेकर आना है, क्योंकि पहले प्रॉफिट सेंट्रिक थे हमारा, हम वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो, बट आपको वहाँ ज़्यादा करना होगा। अब जैसे सस्टेनेबल, अब जैसे पहले आप क्या करते थे, कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करना चाहोगे जैसे कि कॉर्पोरेट को बेनिफिट हो, बट अब आप क्या बोलोगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आपके एमएसएमई को प्रमोट करना है, जिससे कि आपका क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका आए। फिर ऐसे नए इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करो जो कि डीकार्बोनाइज करना चाहती हो, जैसे आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पेरिस एग्रीमेंट है। इस साथ में इनोवेशन, पहले जो इनोवेशन होती थी वो प्रॉफिट सेंट्रिक होती थी। हम आईपीआर इसलिए बोलते थे कि नहीं, बिजनेस प्रमोट होना चाहिए, कॉस्ट आए कम होगी, एफिशिएंसी आएगा। अब ऐसे आईपीआर क्रिएट करो जिसमें गवर्नमेंट एक्टिवली एंगेज करे और इसका जो बेनिफिट हो वो सोसाइटी का हो। तो ये था आपका कॉर्नवॉल कंसेंसस। आई होप ये समझ में आ गया। अगर आ गया तो आप मुझे सवाल का जवाब दे पाएंगे। ना तो ये स्पेस डेब्रिस के लिए था, ना ये कॉर्पोरेट टैक्स के लिए था, ना ही कार्बन एमिशन को कम करने के लिए यूएन जनरल असेंबली में हुआ था। कॉर्नवॉल कंसेंसस, ध्यान रखिएगा, ये G7 प्लेटफॉर्म पे हुआ था अल्टरनेट ग्रीनर मॉडल ऑफ इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ बताना भूल गई कि कॉर्नवॉल कंसेंसस आपका G7 मीट में हुआ था रिसेंटली, जो कि कॉर्नवॉल यूके में हुई थी। दैट्स वाई ये जो कॉर्नवॉल कंसेंसस है कि आपका G7 में आया था, जहाँ पे हम बोलते हैं कि अब मार्केट ज़्यादा बड़ा रोल नहीं करेगा, स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट हम बढ़ाएंगे और जो मॉडल ऑफ इकोनॉमी आएगा वो ग्रीनर होगा। तो इसलिए आपका जो आंसर है दैट इज़ डी ओनली। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं आई तो अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.